हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग क्विज नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम क्विज 6 के आंसर को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों को पिछली संडे में आप लोगों को टेस्ट के रूप में क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे। तो हम लोग सर्वप्रथम क्विज 6 के आंसर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट के रूप में जो क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाते हैं प्रत्येक रविवार को, वो किया जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को गेन कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंटों ने अच्छा परफॉर्मेंस क्विज 6 में किया है, उनके अलाउंस का नाम भी मैं लास्ट में ज़रूर करूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, क्विज नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया था, वो क्वेश्चन था कि मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अयार दानी शीर्षक से किसने किया था। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो तमाम स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन थी। और आप लोगों को केयरफुली इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को डिफ़ाइन करना चाहता हूं, क्योंकि तमाम स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन को लेकर अपने मत को जो व्यक्त किया, वो उनकी अधिकतर लोगों के आंसर गलत हैं। इसलिए इसको डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग समझ लेते हैं पहले पंचतंत्र के बारे में। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो पंचतंत्र है, ये प्राचीन भारतीय पुस्तक है और यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, पंचतंत्र का जो मूल रचनाकार माने जाते हैं, वो विद्वान विष्णु शर्मा को माना जाता है। और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि यह प्राचीन भारतीय पुस्तकों में से एक ऐसी पुस्तक है जिसका सर्वाधिक बार अनुवादित किया गया है और यह एक साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि यह भारत की सर्वाधिक अनुवादित पुस्तकों में से एक साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है पंचतंत्र। इस पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग। दोस्तों, पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक थी जिसकी भारतीय भाषा में अगर बात किया जाए तो यह 15 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया और 40 से अधिक भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इसी को लेकर पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जो कि प्राचीन भारतीय साहित्यिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है सर्वाधिक अनुवादित की दृष्टि से। और ये बहुत ही फेमस पंचतंत्र मानी जाती है और एक प्रकार की ये दंत कथा के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ जब मुग़ल शासन काल आया, तो मुग़ल शासन काल में सम्राट अकबर का जो शासनकाल था, वो कला, साहित्य और तमाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में तमाम विद्वान थे जिन्होंने तमाम भारतीय पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद किया। जैसे आप लोगों को मालूम है कि महाभारत का जब अनुवाद किया गया तो रजमनामा के नाम से किया गया। उसी प्रकार मुग़ल काल में जब मुग़ल दरबार के तमाम विद्वानों ने पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद किया, तो सर्वप्रथम अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान अबुल फजल थे, जिन्होंने पंचतंत्र का जब फ़ारसी में अनुवाद किया तो उन्होंने अनवारे सुहैली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया था फ़ारसी भाषा में। ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल ने जो फ़ारसी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद किया था, वह अनवारे सुहैली के नाम से किया था। परंतु क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पूछा गया है कि अयार दानिश का जो ये भी पंचतंत्र का ही अनुवाद किया गया है अयार दानिश के नाम से। दोनों को देखिएगा ध्यान से। अयार दानिश का जो रचनाकार माने जाते हैं और ये भी अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। और अयार दानिश शीर्षक से जिन्होंने इसका उल्लेख किया था, जिसने इनकी रचना की थी, उनका नाम था मौलाना हुसैन फैज। मौलाना हुसैन फैज ने ही पंचतंत्र का अयार दानिश शीर्षक से फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो
4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अयार दानिश के जो अनुवादक थे फ़ारसी भाषा में पंचतंत्र का, वो मौलाना हुसैन फैज़ थे, जबकि अबुल फजल ने अनवरे सुहैली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो क्विज नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन तमाम लोगों ने इसका आंसर तो किसी ने सत्य दिया ही नहीं। पूछा गया था कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताइए। बहुत ध्यान देने वाली बात है। और सभी लोगों ने सारनाथ स्तूप को ठोक दिया और सभी लोगों का आंसर गलत हो गया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सारनाथ एक स्थान है और सारनाथ में तमाम ऐसे ऐसे स्मारक हैं, ऐसे ऐसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूपों का निर्माण किया गया था। इसलिए बनारस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे तमाम धमेक स्तूप, सारनाथ स्तूप, धर्मराजिका स्तूप और चौखंडी स्तूप भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक अपने आप में अद्भुत स्मारक के रूप में जाने जाते हैं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, अगर आप लोगों के ऑप्शन में किसी स्थान या प्लेस के बारे में अगर पूछा करता, तब आप लोगों का स्थान वहाँ पे दे देता, सारनाथ दे देता, बोध गया दे देता, कुशीनगर दे देता, मथुरा दे देता, तब वहाँ पे आप लोगों का स्थान सारनाथ होता। क्योंकि सारनाथ एक स्थान है जो कि वाराणसी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसीलिए उस स्थान के नाम से ये जाना जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। परंतु यहाँ पे आप क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए। तो आज मैं इस टॉपिक को भी क्लियर करूँगा। दोस्तों, जो भगवान बुद्ध थे, जब अपनी पहला उपदेश दिए थे उन 5 ब्राह्मणों को, अपने प्रथम शिष्य के रूप में उन 5 ब्राह्मणों को जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे, वह सारनाथ का एक बहुत ही फेमस स्मारक था धमेक स्तूप, और धमेक स्तूप स्मारक के पास में ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस बात को गौर करिएगा। धमेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है और तमाम स्तूपों में से ये भी बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोगों के ऑप्शन में जितने भी स्तूप दिए गए हैं ये सारे वाराणसी में हैं, और इन स्तूपों को ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, आप लोग गौर करिएगा। धमेक स्तूप के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहते हैं। जो धमेक स्तूप है, इसका जो प्रारंभ करवाए थे वो अशोक ने निर्मित करवाया था, परंतु इसमें कुछ जो विकास देखने को मिला वो शुंग काल में देखने को मिला, परंतु इसमें सर्वाधिक जो विकास देखने को मिलता है वो गुप्त शासन काल में देखने को मिलता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि धमेक स्तूप का जब प्रारंभ की बात आएगी, इसका निर्माण की बात आएगी, तो अशोक होंगे, और इसमें जब थोड़ी विकास आती है तो वो शुंग के काल के, और इसमें जो सर्वोत्कृष्ट कार्य देखने को मिलता है वो गुप्त काल में देखने को मिलता है धमेक स्तूप का। तो इसलिए धमेक स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों, ये जो बौद्ध मठ जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ दिया गया, इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा, तवांग मठ। तवांग मठ पूछ लेता है कि कहाँ पे स्थित है, किस में, तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है तवांग, और उस शहर के नाम पे ही इस तवांग मठ का नाम पड़ा था। दोस्तों, तवांग मठ जो है एक पहाड़ी पर स्थित है, और इसका निर्माण जो हमें देखने को मिलता है वो 1680 से 1681 के बीच में इस मठ का निर्माण किया गया था। दोस्तों, ये मठ जो है बहुत ही अनोखी और अपने आप में तमाम विशेषताएं लिए हुए है, और इसीलिए तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठों में से अपना शुमार रखता है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो
4th हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुट अप किया गया था कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है, इसका जो विषय देखने को मिलता है वो मौर्य सम्राट के इतिहास का विवरण। अगर हमें इतिहास देखना होता है मौर्य शासनकाल का, मौर्य का, तो हमें मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। और इसमें भी मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य का जो काफ़ी विशेषता देखने को मिलती है। तो मुद्रा राक्षस नाटक का जो विषय था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका 4th का राइट आंसर 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जो 5th नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न में से किस गुफा की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा खंडगिरी की गुफा। तो 5 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। इस पे भी मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूँ कि राजा खारवेल जो एक बहुत ही प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं। खारवेल के बारे में जानना आप लोगों के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनसे तमाम जो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है, इसका निर्माण इसी राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसलिए उदयगिरी और खंडगिरी को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं खारवेल के बारे में। दोस्तों खारवेल जो प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक थे, इनका जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है, सर्वप्रथम हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो राजा खारवेल थे वो कलिंग के चेदी वंशी शासक थे। ध्यान दीजिएगा, किस वंशी शासक थे? चेदी वंशी शासक थे और कलिंग के। वर्तमान में यही कलिंग है जो कि वर्तमान में उड़ीसा, जो कि ओडिशा भी नाम से भी जाना जाता है। और सम्राट अशोक ने इसी कलिंग पर युद्ध किया था और तमाम नरसंहार भी किया था, और यहीं से इसका हृदय द्रवित होता है और बौद्ध धर्म की ओर अपने धर्म को आकर्षित करता है, अर्थात बौद्ध धर्म में काफ़ी विश्वास करने लगता है। और यहीं से अपनी जो जीवन के अंतिम पड़ाव थे उसके जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है, यही कलिंग के अभियान से। तो कलिंग बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जो राजा खारवेल थे ये कलिंग के शासक थे। तो इन्होंने ही ये उड़ीसा के जो भुवनेश्वर शहर है वर्तमान में, वहाँ से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं हैं उसका निर्माण खारवेल द्वारा निर्मित करवाया गया था। दोस्तों ये जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, यह जो होती हैं गुफाएं, क्योंकि ये अधिकतर जो यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो शिलाओं से कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं, इससे ये विद्वानों ने सिद्ध किया कि ये जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं जो राजा खारवेल के द्वारा निर्मित करवाई गई थी, ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। अर्थात क्योंकि जो राजा खारवेल थे वो जैन धर्म के प्रति काफ़ी आकर्षित भी थे, इसलिए उदयगिरी और खंडगिरी अगर दोनों साथ में आ जाती है ये गुफा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये जैन धर्म से रिलेटेड है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित भी है, और ये जो है वहाँ पे केवल एक सिंगल अगर आ जाता है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन उदयगिरी और खंडगिरी दोनों साथ में जब गुफाएं आएंगी तो आप उन्हीं को टिक करिएगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को क्विज 6 में प्रेजेंट किए गए थे, और उसके आंसर मैं आप लोगों को डिफ़ाइन किया। और अगर किसी भी क्वेश्चन से आप संतुष्ट न हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई दीजिए। आइए हम लोग क्विज 7 के आज के टेस्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्विज 7 का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में टेस्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, पहला क्वेश्चन है कि ललित कला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन प्रेजेंट किए गए हैं, चारुकला,
कारुकला, कौशल या आलेखन? आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि कला के वर्गीकरण के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है: दृश्य एवं श्रव्य कला, ललित एवं उपयोगी कला, व्यापारिक एवं व्यावसायिक कला, कला एवं शिल्प। इसके आंसर आप लोगों को प्रेजेंट करने हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि संयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कृति है, किसकी प्रसिद्ध कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयोजन किसकी प्रसिद्ध कृति है? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पालकली, कैंडिंस्की, कुकुस्का एंड एंसर्ट। इसके जवाब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि कांडिंस्की ने नव कलाकार मंडल की स्थापना किस वर्ष किया था? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है: 1908 में, 1910 में, 1909 में या 1911 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नव कलाकार मंडल, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और कांडिंस्की बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार भी हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि वाटर लिली, जिसको हम कुमुदनी के फूल, यह एक बहुत ही फेमस श्रृंखला थी और आप सब लोग को मालूम है कि इसको किसने निर्मित करवाया था। तो यही जो वाटर लिली है जिसको मोने ने निर्मित किया था, तो ये कुमुदनी का फूल एक प्रकार की चित्र मालिका है जिसको हम श्रृंखला बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज में कुल कितने चित्र थे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर करिएगा। ऑप्शन में आप लोगों के बीच में दिया गया है 20, 25, 28 या 30। क्वेश्चन समझ में आएगा। जो वाटर लिली कुमुदनी के फूल श्रृंखला जो निर्मित किया गया था मोने के द्वारा, और उसमें कितने चित्रों को अंकित किया गया था वाटर लिली सीरीज में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट करिए। टेस्ट नंबर 6 में सबसे पहले और सर्वाधिक सटीक आंसर का जवाब देने वाले जो कैंडिडेट हैं वो हैं साधना यादव। साधना यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे कैंडिडेट वो हैं मिनी मिमी, जिन्होंने इस टेस्ट में उस क्वेश्चन का सबसे अच्छा जवाब दिया है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, तो इन दोनों कैंडिडेटों को बहुत बहुत बधाई। और इस टेस्ट में इन्वॉल्व होने के लिए सभी कैंडिडेटों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, क्योंकि सभी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों मैं सभी कैंडिडेटों का तो नाम नहीं ले सकता हूं, और आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और जो सबसे पहले और सबसे अधिक क्वेश्चनों का जवाब देगा, मैं उस कैंडिडेट का अनाउंस मैं प्रत्येक वीडियो के लास्ट में करूँगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रकार की आप लोगों की क्यूरी है, या किसी प्रकार की आर्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े और आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं से रिलेटेड। तो ये रहे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में मैंने जो शेयर किया। तो वीडियो को लाइक करिए, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।